Hello my dear student. Today we are going to discuss about dimension and dimensional formula and application of dimension. So first of all, write down dimension. Dimension. So dimension are the process. Dimension, write down. Dimension are the process. Dimension are the process to which the fundamental quantities are raised to represent a specific physical quantity. Okay, dimension are the process to which the physical quantities are raised to represent a specific physical quantity. Let us take an example. Suppose we have taken force. So as you have studied, force is equal to mass into acceleration. ठीक है, mass into acceleration. 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 Now student, again we can write mass into acceleration is change in, write down, change in velocity upon time. Again we can write it, velocity is what? Velocity is displacement upon time. पहले से चेंज तो है ही, है ना? चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी की जगह में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दिया और पहले से एक टाइम है. ठीक है, तो हमें क्या, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं मास डिस्प्लेसमेंट. एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट है ये. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में. So it is a length, actually it is a length. So we can write in place of displacement length. Now here time square. Time is time square. ठीक है, तो हम डायमेंशन ऑफ फोर्स को क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ फोर्स को किस एक नया ये डायमेंशन ऑफ फोर्स को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, उसके टर्म में हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स को 1 इन मास, 1 इन लेंथ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो +1 है, टाइम ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम टू द पावर -2. ठीक है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? -2 इन टाइम. तो ये तीनों क्या है? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, उसके टर्म में हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में. ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ये तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया. नाउ राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. सो वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज D of F is equal to M L
mass dimension is m, length dimension is l and time dimension is t. इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दिस इज -2. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, mlt -2. डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट ये मैंने mlt -2 ऐसे लिखा है, तो एक्चुअली में सारे फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ नोटेशन होता है. आप इससे पहले यहां तक नोट कर लो. ओके, नाउ स्टूडेंट राइट डाउन notation used for fundamental quantities for writing dimensional formula. Okay student. Now student, there are 7 fundamental quantity, as you know that first is length, and the dimension notation used for dimensional formula is, for length we are using L, for mass we are using capital M, for time we are using capital T, for current we are using A, ampere A. Okay, this is not unit, this is the dimension notation. Okay, in place of length we are using L. हम लेंथ की जगह L यूज करेंगे, मास की जगह M, इस तरह से हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज करते हैं, किसी बुक में K भी लिखा गया है. ठीक है. इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की जगह हम कैंडेला यूज करेंगे. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे मोल. ठीक है, क्या मतलब है इसका एक क्वेश्चन से समझते हैं. यहां तक आप नोट कर लिए होंगे. ओके, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला of potential energy. How to find the dimension of potential energy? देखो स्टूडेंट, किसी की भी डायमेंशन निकालनी है. पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है. पोटेंशियल एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने 9th में पढ़ा था. इसका फॉर्मूला होता था m × g × h. ठीक है, तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि वो आखिर में है क्या. ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है. हर चैप्टर में कई फॉर्मूला आपको मिलेंगे, तो हर चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसे है. यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी है. तो आप पोटेंशियल एनर्जी का निकाल सकते हो डायमेंशन, फोर्स का निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन का निकाल सकते हो. ठीक है, सरफेस टेंशन का निकाल सकते हो. कितने निकालोगे मैं तुमको क्या बताऊं. इसका एक मैं शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला मिल जाएंगे और डायमेंशन मिल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसकी फॉर्मूला आपको मालूम है mgh. अब m क्या है स्टूडेंट, m को कहते हैं मास. g क्या है, g इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. राइट डाउन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके स्टूडेंट, एंड h इज व्हाट, h इज कॉल्ड हाइट. ठीक है, h को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं. ये फॉर्मूला था. तो डायमेंशन में इसको, इस फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसके पावर में हम उसे लिख सकते हैं. एक नया सिस्टम आया जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आप मास को क्या लिख सकते हो बताओ. मास का मैंने, देखो आपने कॉपी में लिखा होगा, मास का डायमेंशन क्या होता है, m. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक बात आप याद रखना है, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर है तो एक्सीलरेशन ही ना. और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या बताए थे अभी इससे पहले वाले, आप देखो उसमें मैंने बताया था वेलोसिटी बाय टाइम. और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. मीन्स
अपन यहाँ पर निकाले थे, आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो हमने निकाला था एक्सीलरेशन का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर आप देखो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह है क्या, डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या, आप जानते ही हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिससे आप वो चीज मेजर कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो आप इसे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हो, आप इसे लेंथ लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पर लेंथ लिख दिया, और टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ टाइम टू द पावर -2 आप लिख सकते हो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, इसके जगह में बताओ, यहाँ डॉट लिखो, मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज L, लेंथ का L हो गया, और टाइम नीचे में था तो T-2 हो गया। उसी तरह हाइट है, हाइट भी एक तरह का लेंथ है L। तो आखिर पोटेंशियल एनर्जी, हाइट तो आप दुनिया का कोई भी हाइट ले लो, उसको तो तुम लेंथ में ही मेजर करोगे ना, लेंथ ही तो है वो एक तरह का, किलोग्राम में थोड़ी मेजर करेंगे। हाइट है 5 kg, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 एम्पेयर, हाइट को तो तुम लेंथ में ही मेजर करोगे, चाहे वो CGS यूनिट में हो, MKS यूनिट में हो, FPS यूनिट में हो, फुट ले लो, इंच ले लो, है ना, चाहे मिलीमीटर ले लो। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करो, लेकिन है तो वो लेंथ ही है कि नहीं। सेंटीमीटर भी एक तरह का लेंथ ही तो है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, हाइट को L लिख सकते हो। तो आपको क्या मिल गया, ये mL² T-2। ठीक है, इसको तो डब्बे में ऐसे बंद कर देना। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है, हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, बचपन में पढ़े थे आपने। सुनो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, हम नंबर को डायमेंशन के टर्म में नहीं लिख सकते। इसका 1 होगा, 0 का डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ 1। तो किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, 1। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, 1। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। m एक मास है, मास का डायमेंशन m होगा। और वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते बताओ, वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। सुन लो ध्यान से, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है और टाइम हो गया लेंथ बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 2। तो आप यहां लिख सकते हो mL2 T-2, शॉर्टकट में लिख रहा हूं mL2 T-2। एक चीज देखो, ये भी एक तरह का एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह का एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी है और दोनों के डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। भले यूनिट अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग सिस्टम में यूनिट हो सकता है, जूल हो सकता है, अर्ज हो सकता है एनर्जी का यूनिट, लेकिन डायमेंशन सबकी एनर्जी की क्या होगी, सेम। ये एक नया फर्क मिला। इसकी भी डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट, mL² T⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी GENEITY, होमोजेनिटी क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा A = BC। ठीक है, अब ये साथ में, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है स्टूडेंट, आप एक चीज बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर A क्या है, A को मैंने डिफाइन किया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं A एक फिजिकल क्वांटिटी है। B क्या है, B भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, C भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो आखिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है स्टूडेंट, याद रखना आप, डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म। सो वी कैन राइट हियर D means dimension of A is equal to dimension of not B not C, we can directly write BC। मैं एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट, पहले आप लिखो यहाँ पर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BC, दोनों होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी देंगे। ठीक है,
अगर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो आपने लिख ही लिया। एक और पॉइंट लिख लो, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब होगा स्टूडेंट? ये कंडीशन आप लिख लो। ये कंडीशन होगा व्हेन कोई कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो कांस्टेंट अगर है, कोई कांस्टेंट है, तो उसकी डायमेंशन तीनों की सेम हो सकती है इस कंडीशन के लिए। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आप पहले लिखो यहां तक। और एक चीज और याद रखना, डायमेंशन ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है? पहले आप यहां तक नोट करो। ये फर्स्ट बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। सेकेंड है स्टूडेंट, राइट डाउन ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी। ए क्या है स्टूडेंट? ए है फिजिकल क्वांटिटी, बी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, और सी भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर स्टूडेंट क्या है? डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ये तो यही होगा, कभी भी नॉट इज इक्वल टू आई, दैट इज डायमेंशन ऑफ ए। कोई भी इक्वेशन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन है, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा नॉट इज इक्वल टू बी, नॉट इज इक्वल टू सी। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है मतलब वो इक्वेशन सही नहीं है। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पे। देखो, आपने पढ़ा था बचपन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टूडेंट v क्या है? v को कहते थे, लिखो, v था हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a क्या था? एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज t? t इज कॉल्ड टाइम, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? देखो आप यहां पर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन ऑफ, अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अलग अलग नहीं लिख सकते स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ ए टी, अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट चेक करते हैं, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी तो एक तरह की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी कैन राइट हियर? एक्सेलरेशन, यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है। सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, ओके स्टूडेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। और ये टाइम है तो यहां टाइम लिख देंगे, टाइम का एक टाइम, तो ये टाइम कट गया। और वेलोसिटी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ गए ना? इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ होगा, इसका t होगा, इसका भी डायमेंशन l होगा, इसका भी t होगा, और ये भी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो तीनों का डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है? तीनों का डायमेंशन आपको l क्या दिखेगा? l t माइनस 1, ठीक है, l t माइनस 1। तो कोई भी इक्वेशन जो एग्जिस्ट करता है उसकी डायमेंशन सेम होगी बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी। अगर दोनों मल्टीपल में है तो इसकी डायमेंशन और ये पूरी के, अगर प्लस माइनस से सेपरेट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर प्लस माइनस से सेपरेट है तो इसकी डायमेंशन और ये पूरी की डायमेंशन सेम होगी। यहां पर क्या बताया आपको? a इज इक्वल टू बी इंटू सी है, ठीक है।
जैसे मैं अगर लिखता हूं ए अगर फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है, और बी एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, अगर मैं डिस्टेंस लिखता हूं ए को, लिखो ए एक हमने लिया डिस्टेंस, बी को हमने लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड। ये फॉर्मूला आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ रहे हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम एक तरह से, है ना, लेंथ बाय टाइम, और टाइम का टाइम होगा, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी, ये तो कट नहीं होगा, ये तो एल हुआ। तो डायमेंशन क्या निकला, लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन निकली एल, इसकी टोटल की डायमेंशन क्या निकली, टोटल की डायमेंशन एल ही निकली। क्या आप एक चीज बताओ, इसमें आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तीनों अलग अलग है कि नहीं, तीनों अलग अलग है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां भी एल है, यहां एल है क्योंकि डिस्टेंस है। स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, एल बाई टी, और टाइम को क्या लिख सकते हैं, टी। तो स्पीड की डायमेंशन हो गई एल बाई टी, टाइम की डायमेंशन टी, एंड डिस्टेंस डायमेंशन इज एल। So we can say that dimension of A is not is equal to dimension of B is not is equal to dimension of C। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। बहुत क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता मत करो, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपको अच्छा लेवल का करा दूंगा। नेक्स्ट बात है, ये कंडीशन कैसे आप सेटिस्फाइड करोगे कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ सी। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आपको ये पता करना है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा और वो तीनों का डायमेंशन सेम होगा। ऐसा एक फॉर्मूला आपको फाइंड करना है जिसमें इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो और वो इक्वेशन भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है स्टूडेंट। कुछ आप भी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नाउ स्टूडेंट राइट डाउन डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक, डायमेंशनल analysis, okay student। So here in this you write down these are various method, these are various ways या method कहो in which dimensions of a physical quantity can be used in different application। शॉर्ट में तुम ये लिख सकते हो कि आखिर जो डायमेंशन हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है, हम डायमेंशन की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो जो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट डाउन टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टॉपिक जो है हमारा, ठीक है। उसमें आप लिखो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ यूनिट। सेकेंड जो है ये एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके स्टूडेंट। सेकेंड है checking the correctness of a physical relation, okay student। थर्ड लिखो स्टूडेंट stabilizing a relation between different फिजिकल, मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये थ्योरी चल रहा है, बच्चे वाले चैप्टर है, लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द डायमेंशन
ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। मिला जुला करके स्टूडेंट आपको ये फाइंड करना है, एप्लीकेशन है कि आप डायमेंशन की हेल्प से एक फिजिकल क्वांटिटी को जो यूनिट में जिसमें वो एक्सप्रेस है, चाहे वो सीजीएस में हो चाहे एमकेएस में हो, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा है आप कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला आप जानते हो उसकी करेक्टनेस आप डायमेंशन की हेल्प से आप पता कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तीसरी बात है आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और लास्ट है वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट का हम डायमेंशन के हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट, वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड सेकेंड। In the next lecture, we will discuss third and fourth. Okay, student? So, first one, conversion of unit. Write down one question. Convert the value, or directly write, find the value of Young's modulus, YOUNG, यंग्स मॉडुलस। ये क्या है पढ़ोगे, चैप्टर में है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। डायमेंशन में तो तुम ऐसे ऐसे नाम सुनोगे तुम सोचोगे कि क्या है, एक्चुअली में पूरा फिजिक्स 11 12 के जितने भी चैप्टर है ना स्टूडेंट, जितनी भी चैप्टर है उस चैप्टर का फॉर्मूला का यूज करके डायमेंशन निकालते हैं। तो आपके लिए ऐसी नहीं है, ये आप यंग्स मॉडुलस में अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक अलग से चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। अभी सिर्फ आपको इसका एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब फॉर्मूला ही आपको याद रखना है ना। फॉर्मूला अगर आपको याद है, क्योंकि जब हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड उसमें ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। डायमेंशन में तो बस खाली फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। Find the value of Young's modulus, that is y is equal to 25 into 10 to the power 10 Newton per meter square in CGS unit। आपको स्टूडेंट मैंने बताया था कि लेंथ मास और टाइम के रिस्पेक्ट में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, दैट इज एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, है ना, लेंथ मास और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर स्टूडेंट ये एसआई सिस्टम में दिया गया है ना, हमें इस वैल्यू को हमें चेंज करना है सीजीएस में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से क्वेश्चन आप लिख लो पहले। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन लिखो आप। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। पहले से तो वैल्यू दिया गया है, लेकिन इसे हम अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करना है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसे फाइंड करना है। ये तो एसआई में दिया है। एसआई मतलब क्या होता है? एसआई इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, जैसे एंड्रॉइड का वर्जन आता है ना, वैसे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस। एमकेएस में क्या लिया गया था? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर मीन्स मास, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर मतलब हो गया लेंथ, किलोग्राम हो गया मतलब क्या, किलोग्राम को मास, और सेकेंड मीन्स टाइम। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं। द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर लेंथ, on the basis of length, mass and time, the 3 system of unit are MKS, CGS and FPS। तो सबसे पहला तो हम MKS का एक्सटेंडेड वर्जन कौन आया? SI। सिर्फ लेंथ, मास और टाइम नहीं, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट, जैसे फोर्स का डायरेक्ट SI यूनिट न्यूटन होता है, एनर्जी का जूल होता है ना स्टूडेंट, है ना। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आए जिसकी डायरेक्ट यूनिट बना दी गई। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन की बहुत ज्यादा यूज, फोर्स की बहुत ज्यादा यूज होती थी, इसलिए हम अब उसे मास इनटू एक्सेलरेशन एमकेएस सिस्टम में नहीं पढ़ने के बजाय हम डायरेक्टली उसे एसआई सिस्टम में पढ़ने लगे। ठीक है, हमारी यूटिलिटी जिसकी ज्यादा थी, ज्यादा जिसकी यूज होती थी, ठीक है, उसकी डायरेक्टली यूनिट बना दी गई। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जूल बना दिया गया। ऐसे करके कई फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्ट यूनिट बना दी गई, एसआई यूनिट। ठीक है स्टूडेंट,
तो सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है, स्टेप 1 आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में मालूम होने चाहिए। इसके पीछे का पूरा फिजिक्स नहीं मालूम होना चाहिए, इसकी फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। तो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो मॉडुलस मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, इसकी भी फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। तो राइट डाउन, स्ट्रेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो पहले स्ट्रेस जान लो होता है क्या, रेजिस्टिंग फोर्स। प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस होता है, प्रेशर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात यह है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन भी एक चीज होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, राइट डाउन, चेंज इन, छोटा जगह है, लेंथ अपॉन ओरिजिनल, राइट डाउन, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ भले छोटा लेंथ है और ये बड़ा लेंथ है, लेकिन है तो लेंथ, और लेंथ बाय लेंथ क्या होगा, लेंथ बाय लेंथ का डायमेंशन क्या आया, कुछ नहीं आया, मतलब डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। ना ही m में डायमेंशन है, ना ही l में डायमेंशन है, ना ही t में डायमेंशन है। सो वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज m0 l0 t0। यू राइट हियर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज, स्ट्रेन यहां लिखना, स्ट्रेन इज m0 l0 t0। सिमिलरली स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, देखो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस लिखेंगे ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, क्योंकि दो से बना है, दो फिजिकल क्वांटिटी से बना है, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है स्ट्रेस। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, रट लो, याद कर लो एकदम, m l t -2, हर जगह फोर्स का यूज होता है। क्या बोला मैंने, m l t -2, ये फॉर्मूला याद रखना है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। और एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी एक तरह का तो लेंथ ही है, तो l इंटू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर, ठीक है, दो लेंथ है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलता है इसका डायमेंशन m, ये l का पावर 1 है स्टूडेंट, ऊपर अगर जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी थी, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन, क्योंकि हम डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, स्टेप 1 होता है कि हमें डायमेंशन निकालना है स्ट्रेस का। तो डायमेंशन क्या होगा, आपने इधर डायमेंशन लिखा है तो इधर भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, यहां भी आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ही, और स्ट्रेस का डायमेंशन मैंने क्या निकाला है, m l -1 t -2। आप यहां लिख लो ऐसा, m l -1 t -2, ठीक है स्टूडेंट। इसका डायमेंशन मैंने निकाला, देखो m l -1 t -2। उसी तरह स्ट्रेन का डायमेंशन क्या निकाले थे, देखो m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं है, 1 है, ठीक है, 0 मत लिख देना, यहाँ m0 l0 t0 मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या निकला, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकला 1 in mass, -1 in length and -2 in time, ठीक है। अच्छे से इसको लिख देना हूं, देखो डायमेंशन निकला है, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज हैविंग नो डायमेंशन। सो वी कैन राइट हियर m l t, 1 in mass, 1 लिखो नहीं लिखो, 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, 1 in mass, -1 in length, -2 in time, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। यहां तक आप नोट कर लो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट खेल स्टार्ट हुआ, देखो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस हमने क्या निकाला है, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस हमने निकाला है m l -1 t -2, ये डायमेंशन निकाल दिया। हमें क्या दिया गया है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया गया है 25 × 10⁻10, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। ये दिया गया है
MKS में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं बताओ? न्यूटन को लिख सकते हैं 1 न्यूटन दैट इज फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन इज एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ? MKS में 25 इंटू 10 टू द पावर 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पहले से मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कट गया, तो हमें क्या मिला? ये 25 इंटू 10 टू द पावर 10 kg पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? CGS में। ये यहाँ पर CGS में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कोई नंबर होगा, उस नंबर को मैं N2 लिख देता हूँ, N2 इंटू यूनिट। अब देखो kg है ना, kg है तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा कहीं गलती हुआ है, मीटर भी एक रहा है ना, ये नीचे एक मीटर रहा है, तो किलोग्राम का जगह ग्राम लिखेंगे, सेकंड की जगह सेकंड, CGS में, CGS यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वाला यूज करते हैं हम, तो ये हो गया ग्राम सेकंड, किलोग्राम की जगह यूज करेंगे ग्राम, सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो N2 हमें क्या मिलेगा? N2 जो मिलेगा, ये सारे टर्म नीचे चले जाएंगे, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, ऊपर में क्या था? यहां पर तो ये वैल्यू है, यहां पर है kg। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो, इससे भी सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये थोड़ा टफ वाला मेथड समझ लो, ये किलोग्राम को किलोग्राम ही रहने दो, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किलोग्राम के नीचे कौन आ जाएगा बताओ? N2 निकालना है हमें, तो किलोग्राम के नीचे आ गया ग्राम। ठीक है, और सेंटीमीटर नीचे है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे में कौन था? मीटर, तो आप यहाँ लिखोगे मीटर, ये सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप इसको क्या मिला आपको? N2 का वैल्यू बताओ, 25 इंटू 10 टू द पावर 10, किलोग्राम को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ग्राम इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 25 इंटू 10 टू द पावर, देखो कितना हो गया? 1 आया, मीन्स 1 बढ़ गया, मीन्स 11 हो गया, तो N2 की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन की हेल्प से मैं आपको यूज बताता हूँ। ये तो एक मेथड ये था कि जो यूनिट दिया गया है, न्यूटन को हमने MKS में चेंज किया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए, पहले से मीटर स्क्वायर था। अब हमने क्या किया? मीटर कट गया, तो क्या मिला? kg सेकंड स्क्वायर, मीटर एक रहा, तो kg के कोरस्पॉन्डिंग में CGS यूनिट क्या होगा? किलोग्राम तो MKS यूनिट है, ये MKS यूनिट है, तो ये ग्राम होगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, और मीटर के जगह में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, N2 क्योंकि N2 निकालना था। ठीक है, CGS में हमें निकालना था, अभी हम डायमेंशन के भी हेल्प से आपको बताएंगे। तो N2 निकालना था, तो N2 कैसे निकालेंगे? N2 हम क्रॉस कर देंगे यूनिट को, मीन सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो किलोग्राम के नीचे में ग्राम आ गया। ठीक है, फिर ये सेंटीमीटर इस साइड है, ये ऊपर जाएगा, मीटर नीचे है, मीटर नीचे था, फिर हमने 1 किलोग्राम को 1000 लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया इसे, फिर मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और एक जैसे करके ही हम कैंसिल कर सकते थे, इसलिए हमने ये सब सारा काम किया, तो हमें 25 इंटू 10 टू द पावर 11 वैल्यू मिला। अब हम डायमेंशन की हेल्प से इसे निकाल करके आपको बताऊंगे, जो बहुत ही ईजी है। नाउ स्टूडेंट, अभी हम डायमेंशन की हेल्प से बहुत ही सिंपल मेथड से इसे और बनाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन था हमारे पास, इससे डायमेंशन की हेल्प से, जो हमने इससे पहले वाले जो मेथड में आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस हमने कितना निकाला था, वो निकाला था डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज M(L-1 T-2), ये निकाला था। ठीक है, ये हमने डायमेंशन निकाला था यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो ये जो है इसे हम 1 मानेंगे, और ये हमें जिसमें कन्वर्ट करने से इस सिस्टम को हम 2 मानेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मूला है। N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U यूनिट है, U1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? यूनिट है, सेकेंड यूनिट, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें तो N2 की वैल्यू निकालनी है कि वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, CGS में दिया गया है। ठीक है,
तो हम n2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, n1 u1 बाई u2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम डायमेंशन का यूज करेंगे। देखो n1 की वैल्यू कितनी है, जो पहले वाली वैल्यू है ना, नंबर वाला वैल्यू को हम n1 कहेंगे, ये वैल्यू को हम n1 कहेंगे, याद रखना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम n1 कहेंगे। सो n1 की जगह में क्या लिखेंगे, 25 इंटू 10 टू द पावर 10। अब स्टूडेंट u1 और u2 दो चीज है, ठीक है। u1 फर्स्ट यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहां पर हमको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो n2 को क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू डायमेंशन, डायमेंशन का हेल्प लेंगे, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। देखो तीन टर्म है ना, 1 2 3, ऊपर में कौन था, 1 नंबर, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आया है बताओ, डायमेंशन जो आया है वो m l माइनस 1 t माइनस 2, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहे हैं आपको, देखना ये डायमेंशन आया था, ठीक है। तो हम मास लिखेंगे ऊपर भी नीचे भी, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ठीक है। सेकंड में क्या है, l है, इसकी पावर क्या है, ओवरऑल पावर 1 है, तो यहाँ ओवरऑल पावर 1 लिख देंगे। यहाँ l है, यहाँ इसके नीचे भी l लिख देंगे। ये फर्स्ट यूनिट है, क्योंकि ऊपर में कौन था, 1 था ना, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। नीचे में कौन है, 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसी तरह टाइम का भी लिखेंगे 1 और टाइम 2। यहाँ पावर -1 है, इसलिए यहाँ पर -1 लिखेंगे, यहाँ पावर -2 लिखेंगे। अब टाइम तो देखो, अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, 25 इंटू 10 टू द पावर 10। अच्छा, पहला सिस्टम कौन से यूनिट में है बताओ, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस में। देखो ये एमकेएस में है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एसआई है, एसआई तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस होता है, मतलब ये न्यूटन को भी एमकेएस में लिखा जा सकता है। कैसे, अभी बताए थे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, आपने ये पढ़ा है कि नहीं। तो आप एक चीज बताओ, तो मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का हो गया। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते थे, इसके जगह आप लिख सकते थे 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 10। 1 न्यूटन का वैल्यू क्या निकाले है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और पहले से मीटर स्क्वायर है नीचे में, तो ये मीटर कट गया, नीचे में 1 मीटर रह गया है, मतलब ये पावर 1 है, एक तो कट चुका है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मास m मतलब होता है, डायमेंशन किसका है, ये मास का है। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर में किलोग्राम है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, केजी। सेकेंड नंबर में इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस में ग्राम लिखेंगे, पावर 1। उसी तरह लेंथ में यहाँ पर क्या है, देखो m है ना, m। तो अब लेंथ में यहाँ क्या लिख सकते हो, पहला तो सीजीएस, देखो ये सब इतना नाटक करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि पहला नंबर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो पहला नंबर किस में है, वो है सीजी, वो है एमकेएस में, और जिसमें हमको फाइंड करना जो 2 वाली वैल्यू है, वो किस में है, सीजीएस में। आप देखो ये जो फाइंड करना है ये किस में है, एमकेएस में है, इसको हम एमकेएस में लिख सकते हैं, और ये सीजीएस में, मतलब सेकेंड नंबर वाला सीजीएस है, फर्स्ट नंबर वाला एमकेएस है, ठीक है। तो एमकेएस में स्टूडेंट क्या लिखेंगे बताओ, मास को एमकेएस में क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और सीजीएस में लिखेंगे ग्राम। उसी तरह लेंथ को बताओ, लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, एमकेएस में पहला नंबर तो एमकेएस था यहाँ पर, तो लेंथ में हम लिखेंगे यहाँ पर मीटर, और सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर। यहाँ पावर -1 था, -1 क्यों लिखे थे, क्योंकि डायमेंशन l का -1 था यहाँ पर, देखो है ना। नेक्स्ट है टाइम, तो टाइम तो दोनों सेकेंड है, तो ये 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होता है, तो इसका 1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देंगे इस तरह से, ये -1, और 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ ग्राम लिख देंगे। एक जैसा होगा तभी तो कैंसिल होगा, दिस विल कैंसिल, सो विल गेट 25 इंटू 10 टू द पावर 10। सो n2 क्या मिला बताओ, n2 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। लाइव क्लास कराएंगे, अभी आप पहले ये बेसिक पढ़ लो, क्योंकि कई बच्चे का छूट जाता है, ठीक है, तो मैं करा दूंगा वो भी। ये हो गया हमारा 1000। अब पावर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चीज है इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, 1/100 लिख दो। पावर -1 मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल है, तो ये 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, n2 की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर, एक 10 बचा है, 10 तो था ही, एक बच गया, कितना हो गया 10 टू द पावर 11। तो ये वैल्यू हो गई किसमें,
CGS में। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो यहाँ तक। आप एक और क्वेश्चन अच्छे वाले करेंगे अभी और आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर मान लो क्वेश्चन है कन्वर्ट, मान लो ऐसा क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन की वैल्यू को डाइन में कन्वर्ट करनी। तो आपको क्या बताया, ये 1 नंबर हो गया और ये क्या है, दूसरा नंबर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, और पहला सिस्टम ऑफ यूनिट किस में है स्टूडेंट, देखो SI में है। ठीक है, SI को ही क्या कहते हैं, MKS कहते हैं, ये याद रखना। डाइन क्या है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, राइट डाउन, CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिख लो। तो पहला स्टेप जो है, स्टेप 1 क्या रहता है, हमें फाइंड करना है डायमेंशन। किसका फाइंड करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन है स्टूडेंट, कैसे पता चला कि ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, यूनिट देख करके। आप यहाँ देखो यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन है मतलब ये क्या है, ये एक फोर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं तो तुम ये याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना रहनी चाहिए, mlt-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये आपको एकदम याद रहनी चाहिए, mlt-2। कैसे आया ये तो आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारा आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यही फॉर्मूला है। तो N1 में क्या है, 1 है, न्यूटन है। N2 में क्या है, निकालना है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये CGS है, मतलब ये डाइन है। ठीक है, ये CGS है। तो हम क्या करेंगे, N2 निकालना, तो N2 को ऐसे लिख देंगे, N2 क्या होगा, N1U1 अपॉन U2। ठीक है, ये U है, फिर से लिख रहा हूँ, N1U1 अपॉन U2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो N1 कितनी वैल्यू थी, N1 की जगह में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कितनी है, 1 है, तो आप इसको 1 लिख लो इस तरह से। अब U1 यहां पर आप डायमेंशन लिख दो। ठीक है, M 3 डब्बा बना लेना ऐसे। ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर डायमेंशन लिख दो, M, यहां भी M, ये 1, ये 2 नंबर, क्योंकि नीचे में 2 है। यहां L लिख दो, यहां भी L लिख दो, ये 1, ये 2, और यहां क्या लिख दो, T1 और ये T2, क्योंकि सेकंड में 2, सेकंड वाले सिस्टम का डायमेंशन तो सबका सेम ही है, ये अलग नहीं है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने बनाया है। तो आप 1 नंबर में क्या देख रहे हो, देखो 1 नंबर में कौन सा यूनिट है, MKS है। तो मास का MKS यूनिट क्या होता है, मास को आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम। और यहाँ सेकंड यूनिट जो है वो है CGS। CGS का मतलब क्या होता है, CGS का मतलब होता है ग्राम, CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब हो गया ग्राम, S मतलब हो गया सेकेंड। मतलब लेंथ को आप मेजर करोगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करोगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करोगे सेकेंड में। ठीक है, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हमने CGS बनाया, MKS बनाया और FPS बनाया। ठीक है, तो मास को हम CGS में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। फिर है लेंथ को MKS में, पहला तो MKS था, MKS को किस में करेंगे, मीटर में, और इसे सेंटीमीटर में। टाइम तो सभी में सेकंड होता है, FPS में भी सेकंड आ रहा है, CGS में भी सेकंड आ रहा है, और MKS में भी सेकंड ही आ रहा है। सो वी कैन राइट हियर सेकंड। ठीक है, -2 था पावर, देखो डायमेंशन माइनस है ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर माइनस लिखना, दिस इज -2। तो ये तो 1 आएगा, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे, क्या आता है, 1 ही आता है। तो हमें ये क्या मिल गया, N2 की वैल्यू बताओ, 1 इंटू किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इंटू 1 मीटर को अपन लिख सकते हैं 100 क्या, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी सेंटीमीटर हो गया। पावर क्या था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था पावर। देखो डायमेंशन से कितना इजी हो गया, इस यहाँ तो 1 ही आएगा। तो ये N2 की वैल्यू क्या हो गई, N2 इज इक्वल टू, ये ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 1000 इंटू 100। सो विल गेट N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 जीरो ना, इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। ऐसे निकालते स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आप अप्रोच करना, जो भी क्वेश्चन दिया है कैसे करना, पहले वाले को ऐसा ही मानना, जरूरी नहीं है जो दिया वही मानना। अब CGS में रहता तो फिर अलग हो जाता क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। ये पहले में दिया MKS, हमको इसको CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ सिस्टम है। डाइन से देख करके पता चल गया है कि ये फोर्स है, वो डाइन नहीं। ठीक है, डाइन से क्या पता चल गया, ये फोर्स है। फोर्स मीन्स
मास इंटू एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन डी ऑफ फोर्स इज mlt-2। ये फॉर्मूला याद रखना, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 क्या है 1, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर 1। u1 क्या था यूनिट, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर n न्यूटन। n2 क्या है पता नहीं। u2 क्या था, देखो यहाँ पर किस यूनिट में चेंज करना है, डाइन में चेंज करना है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर डाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड n2, दैट्स वाई वी हैव टू क्रॉस ओवर इट, n1 u1 अपॉन u2। ओके स्टूडेंट, नाउ यू विल गेट n2 इज इक्वल टू, डायमेंशन लिख दो डायरेक्टली mlt के टर्म में, ऐसा डब्बा बना देना। यहाँ पावर 1 1 क्यों होगा, क्योंकि डायमेंशन आपको पता है mlt-2 होता है, t का पावर -2। तो पहला सिस्टम को 1 1 1 किए, दूसरे को 2 2 2 कर दिए। पहले सिस्टम कौन सा था, m केस था, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, m केस को मास को मेजर करते किलोग्राम में, ये ग्राम हो गया। लेंथ को मेजर करते सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर हो गया। टाइम तो कुछ भी रहे, सेकंड सेकंड कैंसिल होकर के 1 का पावर एनीथिंग इज 1। नाउ किलोग्राम इज 1000 ग्राम एंड मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो पाए, नहीं तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, वी विल गेट 10 टू द पावर 5। सो द वैल्यू ऑफ n2 इज 10 टू द पावर 5, ठीक है। 5 0 इसलिए पावर 5 लिखे। आपके लिए एक होमवर्क है स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है, जैसे g का वैल्यू आपने बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अब सुनना, नरेंद्र मोदी केजरीवाल स्क्वायर आपको बताया था, याद करो। न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजरीवाल स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर एक्चुअली में, ये तो मैंने बनाया है, ये याद रखना। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होगी, ये तो n1 की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज n1 वैल्यू एंड दिस इज u1। न्यूटन को आप कन्वर्ट करना, अपना दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो ही इंटेलिजेंट बनोगे। सिर्फ छापने से, कहीं से थोड़ा मोड़ा पढ़ लेने से नहीं होता है, आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लाइफ में कुछ करने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करो, जहां पर हो जैसे हो अपना बेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, अभी भी टाइम है, कर सकते हो। तो हमें इसे सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। n2 की वैल्यू आपको फाइंड करके मुझे कमेंट करना है वीडियो के एंड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर n2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब वीडियो काफी लंबा हो गया, 52 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है।